एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉलर सेंटर पर। आज से हम लोग कक्षा 11 की एनसीईआरटी राज्य व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। आप लोग जानते हैं कि राज्य व्यवस्था से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सवालों को हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला अध्याय संविधान का है। संविधान क्यों और कैसे। इस अध्याय को पढ़ने से पहले हमें 4 प्रश्नों को सोचना पड़ेगा। पहला प्रश्न ये है कि संविधान किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि संविधान समाज को क्या देता है। तीसरा प्रश्न है संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है। और चौथा है भारत का संविधान कैसे बनाया गया। जस्ट रिमाइंड, इन चारों सवालों का उत्तर हम इस अध्याय पे देखेंगे। हमें संविधान की क्या आवश्यकता, संविधान क्या है, इसके कार्य क्या हैं, समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं हैं जितना आप लोग सोचते हैं। चलते हैं संविधान के कार्य। संविधान का जो पहला काम है तालमेल बढ़ाना और भरोसा दिलाना। किन लोगों के बीच तालमेल बढ़ाना होता है और भरोसा दिलाना होता है, इस पैराग्राफ में देखेंगे। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। ये भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं। उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। उनमें कुछ हिंदू हैं तो कुछ मुसलमान हैं, कुछ सिख हैं तो कुछ ईसाई हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते और वे आधारों पर भी भिन्न हैं, यानी वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं। उनकी अलग अलग योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक हैं। कोई सिनेमा देखता है तो कोई किताबें पढ़ता है। कुछ धनी हैं तो कुछ गरीब हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर भी उन लोगों के बीच विवाद है, जैसा कि व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए। इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए। क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं। उन्हें एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए। दोस्तों, यानी अलग अलग योग्यताएं होने के बावजूद भी हमें एक समाज में रहना है, संगठित रहना है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से नियम बनाने चाहिए, उसी की बात हमारे संविधान में किया जाता है। लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वो लोग एक साथ इस आधार पर रह सकते हैं कि एक कोई नियम बना दे जो सबके लिए बराबर हो। कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। इस समूह में ऐसे नियम क्यों चाहिए। कल्पना करें ऐसे बुनियादी नियमों का अभाव होगा, प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा। यानी आप लोग अलग अलग तरह से रहेंगे और कोई भी नियम नहीं होगा तो सभी लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। उसे ये मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किसका किस चीज़ पर अधिकार होगा। यानी पूरी तरीके से अराजकता फैल जाएगी। इसीलिए सभी को एक साथ रहने के लिए एक नियम बनाने की ज़रूरत होती है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से घोषित कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जो समूह के सभी सदस्यों को पता हो, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए,
वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को विश्वास ना हो कि लोग उन नियमों का पालन करेंगे तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि लोग भी उन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा ना करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। यानी संविधान का पहला जो काम है वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिसे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान का दूसरा काम, निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है, यानी आपने संविधान ने नियम बना दिया जिसके आधार पर राज्य का निर्माण हो गया और शासन होने लगा। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या होंगे? ऐसी कौन सी बात होगी जो उन्हें बुनियादी बना देती है? पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। आपको का नियम बनाने की इच्छा है तो दूसरा नियम बनाने की इच्छा रखता है, यानी डिफरेंट लोग डिफरेंट नियम की वकालत करेंगे जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं। तो ये कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों पर हम शासन करें? वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं क्योंकि वो आप सोचते हैं। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा सोचता है तो वो नियम दूसरे को सर्वश्रेष्ठ लग सकता है। तो दोनों के बीच आप समन्वय कैसे स्थापित करेंगे कि कौन से नियम से शासन स्थापित हो, इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए। अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। संविधान ही इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। वह समाज में शक्ति का मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। जैसे राजतंत्र में कानून को राजा बनाता है। कुछ संविधान जैसे सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को है। वहीं भारत जैसे देशों में जहां लोकतांत्रिक संविधान है, वहां कानून बनाना इतना सरल नहीं है। यदि मान भी लिया जाए कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोकतांत्रिक देशों में कानून बनाने का काम जनता करती है, तो ऐसा आसान नहीं होगा। इसीलिए इसके लिए निर्वाचित प्रतिनिधि भेजे जाते हैं जो अपनी राय व्यक्त करते हैं। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हों, ये भी संविधान स्पष्ट करता है। भारत का संविधान में स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। भारत का अधिकतर कानून बनाने का काम करती है संसद। इस संसद का भी गठन एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हो, इसे देखने से पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। यानी संविधान ही सरकार बनाती है। संविधान ही तय करती है कि कानून कौन बनाएगा और कानून बनाने वाले कौन लोग होंगे। इसको तय करने का और कितने लोग होंगे ये तय करने का काम संविधान करती है। यानी संविधान का जो दूसरा काम है वह स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। अब संविधान ने सरकार बना दिया, एक बुनियादी नियम बनाया जो समाज के लिए उपयोगी होंगे, और फिर संविधान ने सरकार बना दिया। अब सरकार की पावर्स कितनी होंगी और उनकी सीमाएं क्या होंगी, यह तय करने का अधिकार भी संविधान को ही है। इसीलिए मान लीजिए यह तय कर लिया जाए कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि कानून पूर्णतः अनुचित है, यानी वो आपके हित में नहीं है। आप किसी धर्म को पालन करने से आपको रोक दिया जाए
उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंगों वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या जो जो कानून बना रहा है वह यह कहने लगे कि कुछ विशेष गीत गाने के लिए आप स्वतंत्र नहीं है, किसी विशेष समूह के लोगों को सदा दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी, उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, सरकार किसी को मनमाने तौर पर गिरफ्तार कर सकती है, या किसी एक ऐसे खास रंग के लोगों को कुएं से पानी भरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्वाभाविक है कि अगर ये कोई कानून बनाता है तो ये पूरी तरीके से अनुचित होगा, अन्यायपूर्ण भी होगा। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए हैं जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकारों द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। अतः संविधान का जो तीसरा काम है वह यह कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए, यानी मनचाहा कोई भी सरकार कानून ना बना सके, इसको तय करने का काम भी संविधान करता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। जैसे भारत में मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं, संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी भी उसका उल्लंघन ना कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। जैसे नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध आपको सुरक्षा प्राप्त हो, या सरकार की शक्तियों के ऊपर मूलभूत सीमा है। नागरिकों को समानता कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रपात काल में सीमित किया जा सकता है और संविधान उन परिस्थितियों का भी उल्लेख करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। यानी संविधान सरकार की सीमाएं लगाता है जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो सके, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल जैसी कोई समस्या आती है तो उसको खत्म करने, उसको वापस लेने का भी अधिकार संविधान में ही बनाया जाता है, और किस प्रक्रिया के द्वारा होगा ये संविधान ही तय करता है। यानी संविधान का जो तीसरा काम था वह यह है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएं, और ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय निर्माण की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके, समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। जिन समाज में नाना प्रकार की असमानता की गहरी खाइयां हों, वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वरन वहां सरकार को सामर्थ्य और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वह समानता, गरीबी के विभिन्न रूपों को निपट सके। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो। यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपने सरकार को ऐसा सामर्थ्य शक्तिशाली बनाना पड़ेगा जिससे वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। दक्षिण अफ्रीका नस्ली भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया कि वह नस्ली भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक ज़रूरतें और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारतीय संविधान को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके।
जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसे सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वे संविधान के मौलिक अधिकार वाले भागों में पाए जाते हैं। यानी सरकार का चौथा काम यह है कि सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। यानी आज हम लोगों ने संविधान के 4 कार्यों को पढ़ा। जो पहला कार्य था संविधान का, वह यह था कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। यानी एक नियम बनाए संविधान, पहला काम। दूसरा काम है कि अगर संविधान ने कोई नियम बनाया है तो निर्णय लेने की, यानी उन कानून को बनाने की शक्ति किसको देगा ये तय करता है। यानी पहले वह एक निर्णय निर्माण की शक्ति सरकार को तय करता है। तीसरा, जब निर्णय लेने की शक्ति कुछ विशिष्ट लोगों के हाथ में दे देता है तो उसे हम सरकार कहते हैं। और सरकार की क्या शक्तियां होंगी, उसकी क्या सीमाएं होंगी, ये तीसरा काम करता है। चौथा काम खाली सीमाएं स्पष्ट करना ही नहीं है, बल्कि वह सरकार को जो गवर्नमेंट है, जो संविधान ने दिया है, उसको क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो इस तरीके से हमने संविधान के 4 कार्यों को आज पढ़ा। अगले टॉपिक में हम संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।